आज की मूवी हॉलीवुड सुपरस्टार अल पचिनो और जॉनी डेप की स्टारिंग में बनी क्राइम ड्रामा मूवी है जो एक अंडरकवर एफबीआई ऑफिसर जोसेफ पिस्टोनी की रियल लाइफ और उनके ट्रू अंडरकवर एक्सपीरियंस पे लिखी एक नॉवल पे बेस्ड है। डॉनी ब्रास्को एक ऐसे एफबीआई ऑफिसर की स्टोरी है जो सही और गलत की बाउंड्रीज के बीच में बेहद मुश्किल से ऑपरेट करता है। पर स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप यहाँ नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1978 के ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, जहां एक आदमी रोज बार में बैठ के इटालियन माफिया के कुछ मेंबर्स को सीक्रेटली ऑब्जर्व करता रहता है। ये गैंग न्यूयॉर्क के इनफेमस 5 में से एक बुनानो क्राइम फैमिली से रिलेटेड है। उस आदमी को एक गैंग मेंबर लेफ्टी नोटिस करता है, जिसका फ्रेंड निकी उसे बताता है कि उस आदमी का नाम डॉन है जो फ्लोरिडा से आया एक ज्वेलर है। डॉन रोज की ही तरह अपना न्यूज़पेपर पढ़ता है और अपनी कॉफी खत्म करके अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है, जहां वो वर्कआउट करता है और अपनी वॉल पे लगे गैंग मेंबर्स के नाम क्रॉस करता है। दरअसल ये आदमी कई महीनों से उन गैंग मेंबर्स की नजरों में आने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये उन्हें ज्वाइन करना चाहता है और इसका असली नाम जोसेफ पिस्टोनी है, जो एफबीआई का एक अंडरकवर एजेंट है। फाइनली जोई की महीनों की मेहनत रंग लाती है और लेफ्टी एक दिन उसके पास आता है और बीइंग अ ज्वेलर उसे एक डायमंड रिंग बेचने को कहता है। वो अपने डॉन के कैरेक्टर में बिल्कुल टफ एक्ट करता है और उससे कहता है कि इस रिंग में लगा डायमंड फेक है और तुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया है, जिसपे लेफ्टी ऑफेंड हो जाता है और उसे डराता है। वो कहता है कि उसके गैंग का यहाँ सिक्का चलता है और या तो तू झूठ बोल रहा है या जिसने मुझे ये रिंग दी है वो झूठा है, तो चल पता करते हैं। और वो डॉन को लेकर उस आदमी के पास जाता है जिसने उसके पास ये रिंग गिरवी रखी थी, पर वो आदमी अभी भी मानने को तैयार नहीं होता, जिसपे डॉन उसे साइड में ले जाके पीटता है और उससे उसकी पोर्श कार की चाबी छीन लेता है। फेक डायमंड की जगह नई कार लेकर लेफ्टी उससे बेहद इंप्रेस होता है और उसे फ्रेंडली होके डॉन की जगह डॉनी बुलाने लगता है। लेफ्टी डॉनी से उसके पास्ट और फ्लोरिडा के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछता है, साथ ही बग्स के लिए उसकी कार स्कैन करता है और उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी उसका बैकग्राउंड चेक करता है। पर एफबीआई ने डॉनी को एक सॉलिड आइडेंटिटी और बैक स्टोरी दी होती है, इसीलिए अपने सारे डाउट्स क्लियर करके लेफ्टी उससे अपना गैंग ज्वाइन करने को बोलता है और अपनी मूंछें ट्रिम करने को कहता है, क्योंकि यहाँ सब क्लीन शेव्ड रहते हैं। लेफ्टी डॉनी की गारंटी लेता है और उसे गैंग ज्वाइन करवा के सबसे इंट्रोड्यूस करता है। गैंग मेंबर्स सॉनी और निकी इस नए मेंबर को घूरते हैं, तभी उनका गैंग लीडर रेड और उसका बेटा ब्रूनो भी वहां आता है और वो सब उस क्राइम फैमिली के मेन बॉस जेलांटे का वेट कर रहे होते हैं और अपने बॉस के ऑफिस में एंटर करने के बाद ही वो सब वहां से जाते हैं। एफबीआई कई दिनों से इन पे नजर रखे बैठी होती है, पर उनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती। पर अब डॉनी के गैंग ज्वाइन कर लेने से उनके पास डेली गैंग एक्टिविटीज के न्यूज आने लगती हैं। इस ऑपरेशन की वजह से डॉनी अपने घर और फैमिली से दूर रहता है और क्रिसमस पे कई महीनों के बाद घर जाता है, जिसपे उसकी वाइफ बेहद नाराज होती है। पर थोड़ी सी अपॉलजी और कुछ इंटीमेट मोमेंट्स के बाद वो उसे मना लेता है, क्योंकि डॉनी ने लेफ्टी को बताया होता है कि वो ऑर्फन है और उसकी कोई फैमिली नहीं है। इसीलिए लेफ्टी उसे अपने घर डिनर पे बुलाता है और अपनी वाइफ और ड्रग एडिक्ट बेटे से मिलाता है। कुछ दिनों के बाद क्राइम फैमिली बॉस जेलांटे को लंच करते हुए रेड और उसके साथी शूट करके मार डालते हैं और उसके मरने के बाद रेड फैमिली का नया बॉस बन जाता है और वो सॉनी को गैंग लीडर बना देता है। जब लेफ्टी को इस प्रमोशन का पता चलता है तब वो बेहद हर्ट होता है, क्योंकि गैंग के लिए 30 साल काम करने और ऑलमोस्ट 20 मर्डर्स करने के बाद भी सॉनी जैसे गैंग मेंबर्स को उसका बॉस बना दिया गया है। लेफ्टी और डॉनी अब अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और गैंग के लिए अर्न करने लगते हैं और सॉनी लीडर बनने की खुशी में गैंग के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इन पार्टीज के लिए पैसा केवल इलीगल तरीकों से ही आ रहा होता है और डॉनी मल्टीपल क्राइम्स होते विटनेस करता है और कई बार उनमें पार्टिसिपेट भी करता है, जैसे कि ट्रक हाईजैकिंग, एक्सटॉर्शन और कस्टम से अप्लायंसेस और महंगे कपड़ों की चोरी। पर वो
इन सारी खबरों को वायर टैप रिकॉर्डिंग से अपने सीनियर ऑफिसर तक भी पहुंचा रहा होता है और उसके इस रेगुलर इंटेल फ्लो से वो लोग इस गैंग और ऑर्गेनाइज माफिया को और ठीक से समझने लगते हैं। पर एक दिन वो सॉनी को एक आदमी का मर्डर करते हुए देखता है और शॉक रह जाता है, क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग एन FBI ऑफिसर वो कुछ नहीं कर सकता। वो गैंग मेंबर्स के साथ सीरियस क्राइम के बाद भी डिनर पे जाता है और रियलाइज करता है कि क्राइम या मर्डर कमिट करना इनके लिए उतनी ही आम बात है जितना हमारे लिए वॉक पे जाना। अब वो अपना मेंटल पीस खोने लगता है और रोज एक गैंगस्टर की तरह एक्ट करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कई बार गुस्से में अपना अपार्टमेंट ही तोड़ देता है। वो अपनी जोई पिस्टोनी की रियल आइडेंटिटी खो रहा होता है और धीरे धीरे डॉनी ब्रास्को बनता जा रहा होता है। उसकी पर्सनल लाइफ भी सफर कर रही होती है और उसकी वाइफ थेरेपी में जाके उससे डिवोर्स लेने की बात करती है, क्योंकि वो कभी भी अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं होता। रेड, जो अब नया बॉस होता है, कई ओकेजन्स पे सॉनी का मजाक उड़ाता है और उसे गैंग की मंथली अर्निंग और प्रॉफिट टाइम से डिलीवर करने की याद दिलाता है। इसी बीच डॉनी का सुपरवाइजर उससे मिलके उसके काम की तारीफ करता है और उसे फ्लोरिडा के मायामी में एक और अंडरकवर एजेंट रिची के साथ कोलैब करके एक इलीगल गैम्बलिंग डेन सेटअप करने को बोलता है। एक रात को डॉनी गैंग के साथ डिनर करने एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाता है, जहां सब शूज उतार के नीचे बैठ के खाते हैं। पर डॉनी के शू में वायर से अटैच रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, इसीलिए वो अपने शूज नहीं निकालता। और जब सॉनी और लेफ्टी उसे फोर्स करते हैं तो वो कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इन जापानीज से लड़ते हुए उसके फादर मारे गए थे, इसीलिए वो इनके ट्रेडिशन को नहीं मानने वाला। जिसपे सॉनी उस रेस्टोरेंट ओनर को उन्हें ऐसे ही सर्व करने को कहता है और उसके मना करने पर वो उसे वॉशरूम में ले जाकर बेहद ही बेरहमी से पीटते हैं और एक इनोसेंट को शील्ड बना के डॉनी उस रात अपना कवर बचा लेता है। बीइंग अ गैंग लीडर, सॉनी को हर महीने एक बड़ी पेमेंट रेड को भेजनी होती है, पर सॉनी के गैंग मेंबर्स छोटी मोटी चोरियों और एक्सटॉर्शन से ज्यादा अर्न नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है। सॉनी को पैसों की नीड में देख के डॉनी उसे मायामी में बिजनेस करने का आइडिया पिच करता है। वो कहता है कि वो फ्लोरिडा से है, जहां उसके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं और हम वहां अपना गैंग कई बिजनेसेस में एक्सपैंड कर सकते हैं। लेफ्टी उसके इस आइडिया से बेहद गुस्से में होता है, पर सोनी उनके साथ मायामी चलने को तैयार हो जाता है। मायामी आके वो सारे बीच और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं और डॉनी लेफ्टी को वहां के अंडरकवर एजेंट और अपने फेक फ्रेंड रिची से मिलाता है, जो अपने एक पुराने क्लब में एक बार और कैसीनो खोलने का आइडिया देता है। अपनी एक ऐसी ही जगह ओन करने के आइडिया से लेफ्टी बेहद खुश होता है और कहता है कि हम यहाँ सेटल हो सकते हैं और हर महीने गैंग को यहाँ से ही पैसे भेज सकते हैं। वो सपोर्ट के लिए मायामी के इटालियन बॉस सैंटो ट्रैफिकेंटे को एक बोट पार्टी पे बुलाते हैं, जिस बोट का अरेंजमेंट भी डॉनी और रिची के कहने पे FBI ही करती है, ताकि सारे गैंगस्टर्स को एक रिको केस में लिंक कर सके। सॉनी को भी अब तक पता चल गया होता है कि लेफ्टी और डॉनी यहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं और एक कैसीनो का प्रोस्पेक्ट उसे काफी इम्प्रेस करता है और वो लेफ्टी की जगह डॉनी को यहाँ रुक के सब संभालने को कहता है। साथ ही सॉनी उसे सैंटो ट्रैफिकेंटे और बड़े गैंगस्टर से भी इंट्रोड्यूस कराता है और ये सब देख के लेफ्टी बेहद हर्ट होता है, क्योंकि वही डॉनी को इस गैंग में लाया था और अब डॉनी उससे ज्यादा टाइम बड़े गैंग मेंबर्स के साथ गुजार रहा है। लेफ्टी डॉनी से बात करना बंद कर देता है और वापस न्यूयॉर्क लौट जाता है। जब उसका बेटा ड्रग ओवरडोज से कोमा में चला जाता है, तब डॉनी उससे हॉस्पिटल में मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही उसे एश्योर करता है कि उसके लिए लेफ्टी की फ्रेंडशिप किसी भी गैंग मेंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिनों में नया कैसीनो बन के तैयार हो जाता है और सॉनी और सभी गैंग वाले उसकी ओपनिंग में आते हैं। क्लब में बेहद गेस्ट आते हैं और ग्रैंड ओपनिंग और गैम्बलिंग से भी अच्छा रेवेन्यू आ रहा होता है। सॉनी डॉनी को गैम्बलिंग से आए पैसों को न्यूयॉर्क के बॉसेस के लिए गाड़ी में रखने को बोलता है, पर डॉनी जब पैसे रखने बाहर जाता है तभी वहां लोकल पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले उनका सारा बार और कैसीनो तोड़ डालते हैं
और उन सबको वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। सॉनी इस सब से बेहद नाराज होता है, पर लेफ्टी लॉकअप में कहता है कि जरूर ये कोई सेटअप है और हमारे बीच वो इन्फॉर्मर आ गया है, क्योंकि पुलिस वालों ने पहले या बाद में नहीं बल्कि ठीक ओपनिंग नाइट को ही हम पे अटैक किया है। सॉनी उस इन्फॉर्मर को ढूंढ के मारने के लिए बोलता है और रिची और डॉनी भी थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, पर यह पुलिस की रेड एफबीआई या किसी इन्फॉर्मर ने नहीं करवाई होती, बल्कि मायामी के बॉस सैंटो ने न्यूयॉर्क में उनके बॉस रेड के कहने पर पुलिस को टिप किया होता है, क्योंकि रेड सॉनी को ग्रो करता देखना नहीं चाहता। वापस न्यूयॉर्क आके सॉनी भी समझ जाता है कि रेड उसे रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि इस मंथ वो रेड को पे नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रेड के अटैक से पहले उस पे अटैक करने का सोचता है। उन्हें पता होता है कि रेड अपने आदमियों के साथ हथियार लेने अपने घर के बेसमेंट में जरूर आएगा, और वो सब वहां पहुंच के रेड और उसके आदमियों का आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रेड अपने 2 आदमियों के साथ वहां आता है, तब वो उन्हें सरप्राइज अटैक में गोलियों से भून डालते हैं। इस शूट आउट के बाद वो लोग डॉनी को अंदर बुलाते हैं, जो बाहर गाड़ी में बैठा होता है। अंदर का खूनी मंजर और डेड बॉडीज देख के डॉनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे लगता है कि अब ये लोग शायद उसे भी मारने वाले हैं, पर लेफ्टी निकी को शूट कर देता है और डॉनी से डेड बॉडीज हटाने में हेल्प मांगता है। डॉनी एक एफबीआई ऑफिसर उनकी डेड बॉडीज को चॉप करने में हेल्प कर रहा होता है, और बाद में वो और लेफ्टी उन्हें फेंकने भी जाते हैं। लेफ्टी कहता है कि निकी ही वो इन्फॉर्मर था और वो फ्लोरिडा में भी गैंग मेंबर से छुप के ड्रग डीलिंग्स किया करता था। डॉनी को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं होता, पर इस गैंग वॉर और एक्सपोज ना हो जाने के चक्कर में उसने कई महीनों से अपने डिपार्टमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं किया होता। डॉनी के डिपार्टमेंट के एजेंट्स उसकी वाइफ से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि उनका डॉनी से कांटेक्ट टूट चुका है और वो जैसे ही घर वापस आए तो उन्हें इन्फॉर्म करे, क्योंकि डॉनी अब शायद रियल क्राइम में इन्वॉल्व हो चुका है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉनी जब मायामी की रेड में से बचे हुए पैसे लेने अपने घर आता है, तो उसकी वाइफ उसे वापस जाने से रोकती है, जिसपे डॉनी उसे मारता है और उसकी वाइफ कहती है कि प्रिटेंड करते करते वो सच में एक गैंगस्टर बन गया है। रेड के मरने के बाद उसका बेटा ब्रूनो ही एक ऐसा होता है जो सॉनी की गैंग से बदला ले सकता है। इसीलिए सॉनी लेफ्टी और डॉनी को ब्रूनो को ढूंढ के मारने का काम देता है। डॉनी को जब पता चलता है कि लेफ्टी ने ब्रूनो की बोट का पता लगा लिया है, तब वो अपना कवर ब्लो करने का सोचता है, क्योंकि किसी का मर्डर कर देना उसके मिशन का पार्ट नहीं होता। इसीलिए डॉनी रात को लेफ्टी को ब्रूनो की बोट के पास मिलने को बोलता है, ये जानते हुए कि उसके डिपार्टमेंट वाले लेफ्टी का फोन ट्रेस कर रहे होंगे। डॉनी को पता होता है कि जब कभी भी उसकी असलियत सामने आएगी तो गैंग लेफ्टी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसी ने डॉनी को ज्वाइन करवाया होता है। इसीलिए डॉनी उसे वो पैसों का बैग देके ये लाइफ छोड़ने को कहता है, पर लेफ्टी गन पॉइंट पे उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने लगता है और उसे ही ब्रूनो को शूट करने के लिए कहता है। ब्रूनो अपनी बोट से बाहर आके बिल्कुल डॉनी के सामने होता है और लेफ्टी उसका ट्रिगर दबाने का वेट कर रहा होता है, पर एफबीआई की टीम्स वहां आके उन्हें शॉक कर देती हैं। अरेस्ट होने पर भी लेफ्टी डॉनी से कह रहा होता है कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है और गैंग उसके लिए जल्दी ही लॉयर अरेंज करेगा। इसके बाद डॉनी का ऑपरेशन टर्मिनेट कर दिया जाता है और एफबीआई के लोग सॉनी के पास जाके उसे डॉनी की पुलिस एकेडमी और एफबीआई वाली पिक्चर दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारे अंडरकवर एजेंट की वजह से तुम्हारे गैंग की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। इसीलिए अब हम तुम सबको भी रिसेंट हुए मर्डर्स में जल्दी ही कोर्ट में बुलाने वाले हैं। ऑफिसर जोई पिस्टोनी ने अपना डॉनी का रोल इतना बखूबी निभाया होता है कि फर्स्ट डे तो उन्हें लगता है कि एफबीआई वाले हमें डॉनी के खिलाफ भड़काने आए हैं, पर जल्द ही सब क्लियर हो जाता है और एक रात लेफ्टी को सॉनी मिलने के लिए बाहर बुलाता है। अब तक लेफ्टी को भी पता लग चुका होता है कि उसने अनजाने में एक एफबीआई एजेंट को अपना दोस्त बना लिया था। इसीलिए वो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी होके अपनी वाइफ से मिलके एक आखिरी बार घर से बाहर जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। ऑफिसर जोसेफ पिस्टोनी को
प्रमोट कर दिया जाता है और एक 2 मिनट की सीक्रेट सेरेमनी में एफबीआई डायरेक्टर उसे $500 का एक चेक और एक मेडल देके वहां से चले जाते हैं। 1988 में जोई ने अपनी अंडरकवर लाइफ के ऊपर एक नॉवल लिखी जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। उसे अपनी फैमिली के साथ कई साल तक प्रोटेक्शन में रहना पड़ा क्योंकि उसके सर पे माफिया ने $5 लाख का इनाम रखा था। जोसेफ की प्रेजेंट एज 82 है और रिटायरमेंट के बाद आज वो पेंसिल्वेनिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ऐसी ही एक और क्राइम ड्रामा के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर वॉर मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।